गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुज़ाकरात में कल एक ब्रेक थ्रू हुआ। वो ब्रेक थ्रू क्या है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कुछ स्पाइलर्स हैं दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, जो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। ये स्पाइलर्स कौन कौन से हैं, पीटीआई में से कौन से हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कौन से हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब के वर्कर्स को किसने गिरफ्तार करवाया था। और फिर आज के वीलॉग में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या मंगल के दिन जो मुज़ाकरात होंगे वो कामयाब होंगे या फिर उस दिन डेडलॉक हो जाएगा। ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बता रहे हैं। कल जब अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए तो उससे पहले इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी। जब इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो इनके वर्कर्स को गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और वर्कर्स को फुटपाथ पे ग्रीन एरिया से चलते फिरते गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। और जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उस वक्त तक पता चला कि 35 वर्कर्स पीटीआई के जो हैं वो गिरफ्तार हैं और पुलिस की हिरासत में है। तो ये खबर जब मुज़ाकरात के अंदर पहुंची तो पीटीआई की तरफ से एतराज़ किया गया कि आप एक तरफ हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो हम उस वक्त तक ये टॉक शुरू नहीं करेंगे जब तक हमारे वर्कर्स आज़ाद नहीं होते, उनको रिहा नहीं किया जाता। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला से रब्ता किया। राना सनाउल्लाह साहब ने आईजी इस्लामाबाद से रब्ता किया और आईजी से कहा कि फौरी तौर पर पीटीआई के जितने भी वर्कर्स आपने गिरफ्तार किए उन सबको रिहा कर दिया जाए। फिर आईजी ने वज़ीर दाखिला से कहा कि आप मेहरबानी करके पीटीआई से कहें कि वो कोई आदमी, कोई एक ऐसा जिम्मेदार शख्स हमारे हवाले कर दें जिनके हवाले हम ये लोग उनके कर दें, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रास्ते से गायब हो जाएं और इसके बाद हमारे गले पड़ जाएं। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ने दोबारा आज़म नज़ीर तारड़ साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, इनको आप आईजी के पास भेज दें ताकि आईजी साहब इनके हवाले जो 35 वर्कर्स हैं वो कर दें और उसके बाद फिर सारे मामला सेटल हो जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, वर्कर्स को रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये मुज़ाकरात का सिलसिला स्टार्ट हुआ। पहली जो नशिस्त थी वो 1.5 घंटे पर मुहित थी। 1.5 घंटे के दरमियान 2-3 चीज़ें सामने आई। पहली बात तो ये कि दोनों फ्री कैन इस बात पे कायल हो गए कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। तो यूसुफ गिलानी साहब ने कहा कि अगर हम आज भी गवर्नमेंट तोड़ दें तब भी 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो सकते। दूसरा, अगर पंजाब के इलेक्शंस के लिए 21 अरब रुपए गवर्नमेंट आज रिलीज़ कर दे फिर भी 14 मई के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। दोनों फ्री कैन, गवर्नमेंट से और पीटीआई से, दोनों ने इस चीज़ पर इत्तफाक किया कि वाकई 14 मई की डेट जो बहुत करीब है, अब इलेक्शन मुमकिन नहीं है क्योंकि ना ही उम्मीदवार फाइनल हुए हैं, ना उनके कागजात जमा हुए हैं और ना ही इलेक्शन कमीशन के पास बैलेट पेपर्स तैयार हुए हैं। तो अब किसी भी तरीके से इलेक्शन मुमकिन नहीं है 14 मई को। तो दोनों ने इस पे इत्तफाक किया और फिर इसके बाद ये फैसला हुआ कि मंगल को जब समाअत होगी या मंगल को जो हमारे मुज़ाकरात होंगे उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख कर दे देंगे कि हम 14 मई से पीछे हटने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हमें जो अगली तारीख है उसका हमें फ़ैसला करने का मौका दिया जाए। तो पहला इत्तफाक 14 मई पे हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि आप देख लें, जब मई के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते तो उसके बाद जून है। अब जून के महीने में बजट आना है और बजट से पहले भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट नहीं जा सकती, ना गवर्नमेंट जा सकती है, ना कौमी असम्बली तोड़ी जा सकती, ना इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। क्योंकि बजट जो है उसने फैसला करना होता है अगले साल का कि अगले साल किस महकमे के पास कितने पैसे होंगे, कितना रेवेन्यू आया, उस रेवेन्यू को हमने खर्च कैसे करना है। तो हमारे पास इतनी मोहलत नहीं है कि या इतनी प्रोविज़न नहीं है कि हम जून के महीने में बजट पास करवाए बगैर ये इलेक्शन करवा दें। और अगर हम बजट पास करवा भी लेते हैं तो फिर भी उस प्रोसेस के अंदर कम से कम 1-1.5 महीना लगता है, तो फौरी तौर पर जून के अंदर भी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो ज़ाहिर है पीटीआई ने इस चीज़ से इत्तफाक किया। फवाद चौधरी साहब ने भी माना कि ज़ाहिर है बजट के बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी तस्लीम किया। फिर अली ज़फ़र साहब ने भी माना कि बात आपकी ठीक है कि वाकई ही बजट से पहले पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अब बजट के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अब अगर आपने बजट पेश करना है तो ज़ाहिर है वो मिड ऑफ जून होगा। जब बजट पेश कर दिया जाएगा तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है सारा उस बजट को पास करवाने का। एक एक चीज़ के ऊपर फिर कौमी असम्बली बहस करती है और बहस करने के बाद फिर उसकी मंजूरी दी जाती है। तो अब आप खुद देख लें कि जून का महीना गुजर गया और बल्कि मिड जुलाई तक पहुंच जाएंगे हम। जब मिड जुलाई तक पहुंच जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उससे पहले भी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे क्योंकि बजट को पास करवाने के लिए कम से कम हमें 15, 16 या 20 जुलाई तक जाना पड़ेगा। अब अगर बजट 20 जुलाई तक हम जाते हैं और उसके बाद अगर 20 जुलाई को हम असम्बली तोड़ देते हैं, फ़र्ज़ कर लें,
तो उसके बाद फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के पास भी और हमारे पास भी, कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जा सके। उसके लिए प्रोसेस के लिए कम से कम 60 दिन चाहिए। तो अब 60 दिनों के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें हम 20 जुलाई को असम्बली तोड़ देते हैं और फौरी तौर पे ये गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो 2-4 हफ्तों के अंदर इलेक्शन करवा सके। तो फिर जुलाई के अंदर असम्बली तोड़ने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, इलेक्शन उससे जल्दी फिर नहीं हो सकेंगे। हाँ, गवर्नमेंट ने अलबत्ता ये कहा कि अगर आप लोग एग्री करते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम जुलाई के अंदर गवर्नमेंट तोड़ दें और फिर साथ ही हम उससे पहले तमाम पैरामीटर्स तय कर लें और सितंबर के अंदर कोई एक तारीख तय कर ली जाए, जिसके लिए हम पहले से इलेक्शन कमीशन को रकम भी दे दें और इलेक्शन कमीशन को ये भी बता दिया जाए कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होने हैं सितंबर में, आप उससे पहले तैयारी कर लें, बजाय इसके कि आप असम्बली टूटने के बाद तैयारी शुरू करें। तो अगर इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया जाए तो फिर सितंबर के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम 8 अक्टूबर की तारीख को सितंबर पे ले आते हैं और आप मेहरबानी करके ये जो 14 मई जिस पे आपने इत्तफाक कर लिया है कि ये इलेक्शन मुमकिन नहीं, और आपने जून के अंदर भी आपने ये तस्लीम कर लिया है कि बजट के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, और जुलाई के महीने में भी आपने ये मान लिया है कि जब तक बजट पास नहीं होगा इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, तो आप भी मेहरबानी करके अपनी जो डिमांड है उसे सितंबर तक ले आएँ। तो ये हो सकता है कि जुलाई के अंदर गवर्नमेंट टूट जाए और सितंबर के आखिर में 23 सितंबर को, एक संडे एतवार है, 23 सितंबर को आप इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तो हम 23 सितंबर को या 30 सितंबर को, 2 संडे से आखिर में, उसमें इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो इससे शाह महमूद कुरैशी साहब ने एग्री किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि बात आपकी लॉजिकल है और अब मैं खान से बात करके फिर आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर 1.5 घंटे के बाद वक्फा हुआ। वक्फे के दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब से रब्ता किया, टेलीफोन पे बात की, और टेलीफोन पे बात करने के बाद दोबारा जब मुज़ाकरात स्टार्ट हुए तो उसमें पीटीआई का ये वर्जन ये था कि आप अपनी डिमांड्स दे दें, हम खान के पास जाके, इमरान खान साहब के पास बैठ के उनके साथ बात करके फिर आपको बताएंगे कि क्या वाकई आपकी जो डिमांड्स हैं वो फिजिबल हैं या नहीं है। इस दौरान एक और चीज़ भी सामने आई कि इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि मैं फवाद चौधरी को और शाह महमूद कुरैशी को ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ के फ़ौरन इलेक्शन में नहीं जाती तो फिर इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इन मुज़ाकरात को मुअत्तल कर दें। तो ये बात भी वहाँ पे डिस्कस हुई कि इमरान खान साहब ये कैसे कह रहे हैं। तो उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम आपकी बात सुन रहे हैं और आपकी बातें लॉजिकल हैं, लिहाजा हम खान के साथ बैठ के उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और फिर आपको बताया जाएगा। लिहाजा जब अगला मरहला आया मुज़ाकरात का, तो फिर ये फ़ैसला हुआ कि 1 मई को वो छुट्टी है, तो 2 मई को मंगल के दिन मुज़ाकरात का अगला जो सिलसिला है वो स्टार्ट होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि मंगल का दिन इन मुज़ाकरात का आखिरी दिन होगा। अगर उस दिन गवर्नमेंट और अपोजिशन किसी एक चीज़ पे इत्तफाक नहीं कर पाती तो फिर ये मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा, फिर ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकेंगे। अलबत्ता ये बात तय हो गई है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकेंगे पंजाब के अंदर। ये दोनों फ़रीक़ैन इस पे कायल हो चुके हैं और दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके बारे में मुतला कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग हैं, कुछ स्पाइलर्स हैं जो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। अगर हम पीटीआई और पीडीएम को देखें तो दोनों तरफ से कुछ स्पाइलर्स ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। आप सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ले लीजिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहते, मैं पहले कह रहा हूँ, नहीं चाहते कि गवर्नमेंट और इमरान खान साहब दोनों आपस में बैठ के मामलात को सेटल करें, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ख्याल ये है कि अगर ये दोनों मिल के और इन्होंने किसी एक मुआहदे के ऊपर एक इत्तफाक कर लिया तो फिर शायद हमारी पोजीशन कंप्रोमाइज़ हो जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल क्या कहा था, आप ये भी मुलाहिज़ा करें। और शेख रशीद साहब भी नहीं चाहते कि मुज़ाकरात किसी भी तरह कामयाब हो, बल्कि जब कल फवाद चौधरी साहब ये बता रहे थे कि बड़ी पेशरफ्त हुई और कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं, तो वहाँ पे शेख रशीद साहब को बड़ी मायूसी इस बात पे, और शेख रशीद साहब ने उनकी बात काट के जिन ख्यालात का इजहार किया था वो हम आपको सुनाते हैं। और इसी दौरान इन ख्यालात को सुन के फवाद चौधरी साहब वहाँ से चले गए थे। तो शेख रशीद साहब ने क्या कहा था, ज़रा देखिए ज़रा। हम चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। बहरहाल अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। आपने शेख रशीद साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी कि शेख रशीद साहब किस तरह कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको ख्याल ये है कि कहीं फवाद चौधरी साहब की बात पे
लोग यकीन ना कर लें, तो उन्होंने दरमियान में कूद के कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब का भी ख्यालात आप सुन ही लीजिए कि ख्वाजा आसिफ साहब भी नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा ये भी देख लें। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मैं खुद इस पे हामी हूँ कि वक्त का ज़िया है, मैं तो आपके सामने अभी कह दिया। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा लाउडली इन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 1, 2, 3 मरतबा ऊपर नीचे कहा कि ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते और मैं नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात हों। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा, आप ये भी देख लें। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात क्यों हो, इसकी बुनियाद क्या है? लेकिन अगर सेनेट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए, तो विफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे जाए। अदालत के फैसले के बारे में नाकाबिल कबूल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नाकाबिल अमल है। तो अब अगर हम ये देखें कि एक तरफ से पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ से पीडीएम के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने चाहिए और मुज़ाकरात की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए और छोड़ दें, इनको कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अब सवाल ये है कि दोनों तरफ से ये आवाज़ें क्यों उठाई जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मुज़ाकरात आसिफ अली ज़रदारी साहब ने स्टार्ट किए हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब के एक दोस्त हैं जो इमरान खान साहब के भी दोस्त हैं, उन्होंने दोनों को कन्विंस किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और फिर यहीं से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये ऑफ़र कौमी असम्बली और वहीं से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई। तो ये दोनों नहीं चाहते कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस सारे मामले में कामयाब हों, क्योंकि अगर आसिफ अली ज़रदारी मुज़ाकरात करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो 3 जगहों पे सुरखरू हो जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुरखरू होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को बल्ले बल्ले कहेगी। दूसरे वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने आसिफ अली ज़रदारी साहब कामयाब हो जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट को उन्हें थपकी देगी कि इतना माहौल जब ख़राब था, टेंस था, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब का फार्मूला कामयाब हो गया। और तीसरा ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की सियासी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। तो ना पीडीएम के कुछ लोग और ना ही पीटीआई के कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये आसिफ अली ज़रदारी साहब कामयाब हो, क्योंकि अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान एक राब्ता इस्तवार हो जाए, और ये जब राब्ता इस्तवार होगा तो इसका चौधरी परवेज़ लाई और शेख रशीद जैसे लोग जो हैं इनको बहुत नुकसान होगा। तो ये नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो, लिहाजा दोनों तरफ से कुछ पायलट्स हैं जो इन मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके बावजूद कमिटेड है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाए। लेकिन याद रखें, फिर मैं कहूँगा कि मंगल आखिरी दिन है। मंगल को अगर ये मामलात नहीं सेटल होते तो फिर ये कभी सेटल नहीं हो सकेंगे। और आखिरी चीज़ ये कि किसने इमरान खान साहब के वर्कर्स को गिरफ़्तार करवाया था, तो ज़ाहिर वज़ीर दाखिला के अलावा ये कौन काम कर सकता है। तो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में पार्टी का ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोशिश की कि ऐन वक्त पर इनके वर्कर्स को गिरफ़्तार कर लिया जाए और इनकी गिरफ़्तारी से ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाएंगे। तो अब पीडीएम के अंदर से भी और गवर्नमेंट के अंदर से भी और पीटीआई के अंदर से भी ये कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब भी दूसरे ग्रुप में शामिल हैं जो नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। लिहाजा अगर इन मुज़ाकरात को कामयाब देखना चाहते हैं सब लोग, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इमरान खान साहब, तो फिर इन स्पॉइलर से बचना होगा, वरना मंगल इन मुज़ाकरात का आखिरी दिन होगा। लेकिन आज के वीलॉग को ख़त्म करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट भी करता चलूँ, और अनाउंसमेंट ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस सारे मामले में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान की भी साइड नहीं ले रहे, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की साइड पे भी नहीं है, वो एक तीसरे शख्स हैं जिनकी साइड पे हैं, और वो चाहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि उन साहब की वजह से ये मुज़ाकरात हर सूरत कामयाब हों। वो साहब कौन है जिनको खुश करने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब मैदान के में अंदर कूदे हुए हैं, और वो हर सूरत ये चाहते हैं कि ये फ़ैसला हो जाए, मंगल आखिरी दिन साबित ना हो। वो साहब शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरेस्ट और मंगल, ये हम आपको कल के वीलॉग में बताएंगे।